अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एसक्यूएल लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हमने अपने सिस्टम में कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है वो है एसक्यूएल का सर्वर, और उसके बाद हमें एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, और उसके बाद हमारे पास एक सैंपल डाटाबेस जो कि हम नॉर्थ विंड का सैंपल डाटाबेस यूज़ करेंगे, जैसे कि ये आपके सामने शो हो रहा है। इस डाटाबेस को हम यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम किस तरह से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है, और यहाँ पे हमने अपने क्रोम ब्राउजर में सबसे लिखना है पहले डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर। ओके उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले जाना है, और सिंपल हमने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ से ये जो एक्सप्रेस वर्जन है, ये एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस, ये फ्री एडिशन है एसक्यूएल सर्वर का, और आइडियल है फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर डेस्कटॉप वेब एंड स्मॉल सर्वर एप्लीकेशन। इसको हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपल इसको हम डाउनलोड करेंगे। देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, हमने इसको ओपन करना है, और ओपन करके इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। बेसिक हमने करना है, बेसिक पे क्लिक करना है। इसके बाद हमने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमने अपने सर्वर को जिधर भी आप रखना चाहते हैं, मैंने ये पाथ रखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसी पाथ में ये एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होगा। इसके लिए जो मिनिमम फ्री स्पेस चाहिए आप देख सकते हैं 6604 MB, तकरीबन 6 GB की इसको स्पेस चाहिए, और डाउनलोड साइज इसका कितना है 278 MB है। इसको सिंपल आपने इंस्टॉल करना है, तो ये एसक्यूएल एक्सप्रेस का एडिशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके साथ इसको मैनेज करने के लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर जरूरत होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। अब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हम लिखते हैं एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसके डाउनलोड का लिंक आ रहा है, हमने सिंपल इस पर क्लिक करना है, और ये कितना है, तकरीबन 621 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसको स्टार्ट डाउनलोडिंग करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको भी सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जब ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगे तो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो यहाँ पे आपने अपनी विंडो में लिखना है एसक्यूएल। तो ये आपके सामने आ जाएगा, ये सॉफ्टवेयर ये देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह की। जब आपका एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन होगा, इसके साथ ही आपके पास एक ये विंडो ओपन होगी। अगर आपको आपके सर्वर का नाम शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे मेरे सर्वर का नाम शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंस्टॉलेशन सारी ओके हुई है, आपका एसक्यूएल सर्वर भी ठीक इंस्टॉल हुआ है, और आपका मैनेजमेंट स्टूडियो भी ठीक इंस्टॉल हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो आपके सिस्टम में सही तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है। इसको आपने दोबारा से री इंस्टॉल करें, या उसमें जो भी एरर आया उसको रिमूव करें। ओके, तो मेरे पास ये एसक्यूएल सर्वर जो सा है वो ओके इंस्टॉल हुआ है। तो मैंने क्या करना है, सिंपल ये जो डेस्कटॉप लिखा हुआ है ये मेरे सर्वर का नाम है, और नीचे विंडोज अथेंटिकेशन, इसमें डिफरेंट टाइप्स की अथेंटिकेशन है। एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन है, ये क्या है, लॉगिन और पासवर्ड मांगती है। आपने अगर कोई यूजर क्रिएट किया हो एसक्यूएल सर्वर में, तो उसके लिए ये होता है, आप उसके थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में। लेकिन हम फिलहाल क्या यूज करेंगे, विंडोज अथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे। ओके, सो हमने क्या करना है, इसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो थोड़ी देर में हमारे पास ये इस तरह हमारे पास ये साइड बार में हमारे जो एसक्यूएल सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा, और उसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट हुए होंगे वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हो इस हमारे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्थ विंड का डेटाबेस आ रहा है, जिसको हम अपने ट्यूटोरियल में यूज करेंगे। इसके ऊपर ही हम जितने भी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग सीखेंगे, एसक्यूएल की जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लगाएंगे, वो इस नॉर्थ विंड के डेटाबेस के ऊपर लगाएंगे। ओके, इसके जितने भी टेबल्स हैं, इसके अंदर ये डिफरेंट टेबल्स हैं, इनके ऊपर हम अपने सारी स्टेटमेंट्स अप्लाई करेंगे। इसको ये एक सैंपल डेटाबेस है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं इस डेटाबेस को क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ विंड डेटाबेस आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास जो नॉर्थ विंड का डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। तो अब हम दोबारा से इस डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। आप भी इसको सिंपल अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल करना क्या है, हमने अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है, और यहाँ पे लिखना है नॉर्थ विंड एंड पब सैंपल डेटाबेसेस। ओके, नॉर्थ विंड एंड पब सैंपल डेटाबेसेस, इस पे एंटर क्लिक करना है। तो हमारे पास ये गेट हब का जो पहला लिंक है इसको हमने ओपन कर लेना है, और इसके बाद हमने ये हमारे पास इस लिंक को हमने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, तो ये हमारे पास ये पूरी की पूरी इसका स्क्रिप्ट है जो हमारे पास
पास नॉर्थ विंड का डेटाबेस शो हो रहा था। हमने सिंपल इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके हमने अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में चले जाना है और यहाँ पे हमने न्यू क्यूरी को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करके हमने ये जितने भी स्क्रिप्ट था इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। तो आप देख सकते हैं हमारी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, और अब मैं यहाँ पे हम डेटाबेसेस को जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये जो नॉर्थ विंड का डेटाबेस है, सैंपल डेटाबेस, ये क्रिएट हो चुका होगा और इसके अंदर सारे टेबल्स भी क्रिएट हो। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट सेटअप कर ली है। हम अगर कस्टमर टेबल को देखना चाहें तो हम अगर सिलेक्ट टॉप 1000 रोज करें तो हमें सारे का सारा डाटा जो कस्टमर के रिलेटेड है वो इसमें शो हो रहा होगा। सो हमारी कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप हो चुकी है। अब हम एसक्यूएल सर्वर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसक्यूएल है क्या, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है और इसको हम किस तरह से इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग इसकी किस तरह से सीख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट्स को किस तरह से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर असेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। डेटाबेसेस को असेस करने के लिए और उनमें तब्दीलियां करने के लिए, उनमें जो भी हमने तब्दीली करनी है डेटाबेसेस में, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको यूज करते हैं। तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या मतलब है? एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये क्या करती है? ये आपको अलाउ करती है कि आप असेस कर सको डेटाबेसिस को और उनको मैनिपुलेट कर सको, उनमें तब्दीलियां कर सको। ओके, और जो आखिरी इसका एसक्यूएल का मकसद है वो ये है कि एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का। ओके, ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट आंसी का ये स्टैंडर्ड बन गया था कब? 1986 में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO का ये स्टैंडर्ड बना था 1987 में। ओके, तो ये तीन चीजें आपने इसके हवाले से देख ली कि एसक्यूएल है क्या। ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है और ये असेस और मैनिपुलेट करती है डेटाबेसिस को। ये स्टैंडर्ड बन गई थी आंसी का 1986 में। आंसी का क्या मतलब? आंसी की क्या एब्रीविएशन है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टैंडर्ड बनी थी 1987 में। अब अगली चीज हम देख लेते हैं कि व्हाट कैन एसक्यूएल डू। एसक्यूएल क्या कर सकती है? एसक्यूएल एग्जीक्यूट कर सकती है क्यूरीज को अगेंस्ट अ डेटाबेस। अगर हमने कोई क्यूरीज एग्जीक्यूट करवानी है अगेंस्ट डेटाबेसिस के ऊपर तो वो हम इस एसक्यूएल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के जरिए कराएंगे। अगर हमने कोई डाटा रिट्रीव करना है, जो सेकंड पॉइंट है एसक्यूएल क्या कर सकती है, उसका सेकंड पॉइंट ये है कि हम अगर कोई डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं डेटाबेसिस से तो वो हम एसक्यूएल के जरिए करेंगे। अगर कोई हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है डेटाबेस में वो हम एसक्यूएल के जरिए करेंगे। अगर हमने कोई अपडेट करना है रिकॉर्ड डेटाबेस में वो हम एसक्यूएल के जरिए करेंगे। अगर हमने कोई डिलीट करना है रिकॉर्ड डेटाबेस से वो भी हम एसक्यूएल के जरिए करेंगे। अगर हमने कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो भी हम एसक्यूएल के जरिए करेंगे। अगर हमने कोई नया टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर वो भी हम एसक्यूएल के जरिए करेंगे। अगर हमने कोई स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने हैं डेटाबेस में वो भी हम एसक्यूएल के जरिए करेंगे। स्टोर प्रोसीजर्स को भी हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई व्यूज बनाने हैं डेटाबेस के अंदर उसको भी हम देखेंगे, वो भी हम एसक्यूएल के जरिए बनाते हैं। और इसके बाद अगर हमने टेबल्स के ऊपर या प्रोसीजर्स के ऊपर या व्यूज के ऊपर कोई परमिशन सेट्स करनी है तो वो भी हम परमिशंस भी इनके ऊपर हम एसक्यूएल के जरिए करते हैं। ओके, सो एसक्यूएल स्टैंडर्ड तो है, एसक्यूएल आंसी और ISO का स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके जो एसक्यूएल के डिफरेंट वर्जन्स हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज के डिफरेंट वर्जन्स हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये स्टैंडर्ड है लेकिन इसके डिफरेंट वर्जन्स भी अवेलेबल हैं एसक्यूएल के। सो अगर आप कंप्लेंट करें एसक्यूएल आंसी स्टैंडर्ड के साथ तो ये तमाम के तमाम जितने भी ऑल स्पोर्ट्स एटलीस्ट द मेजर कमांड्स जितने भी However, to complain with the ANSI standards जो डिफरेंट एसक्यूएल के वर्जन्स हैं, अगर उन्होंने ANSI वर्जन के साथ कंप्लेंट करना है तो उनको एटलीस्ट जो मेजर कमांड्स हैं एसक्यूएल की उनको सिमिलर मैनर में ही चलाना होगा। ओके, सो वो कौन कौन सी कमांड्स हैं? सेलेक्ट की कमांड है, अपडेट की कमांड है, डिलीट की कमांड है, इंसर्ट की कमांड है और वेयर की कमांड है। ये जो 5 कमांड्स हैं इनको लाजमी, बेशक आप एसक्यूएल का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं उसको एसक्यूएल की कोई भी वर्जन है उसको ये 5 कमांड्स लाजमी इसी मैनर में ही चलानी होंगी जिस मैनर में आंसी स्टैंडर्ड कहती है। ओके, सो जो मोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं उनकी क्या है, उनकी अपनी प्रोप्राइटरी एक्सटेंशंस हैं एसक्यूएल के। जो जिस तरह के मैं ये एक मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कर रहा हूं तो ये भी एक एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल है, एसएस है,
माइक्रोसॉफ्ट का असेस डेटाबेस है, ये तमाम डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताई हैं जो मेजर कमांड्स हैं, जैसे कि सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और वेयर, इसके अलावा भी उन्होंने जो डिफरेंट एसक्यूएल के डेटाबेसेस के प्रोग्राम्स हैं उन्होंने डिफरेंट एक्सटेंशंस दी हुई हैं, ठीक है, इन एडिशन टू एसक्यूएल स्टैंडर्ड। एसक्यूएल की जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं उनके अलावा उन्होंने अपनी एक्सटेंशंस भी दी हुई। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगर हमने अपने एसक्यूएल सर्वर को वेबसाइट में यूज करना है तो उसको हम अपनी जब वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं, जो कि शो क्या कर रही होती है, डाटा शो कर रही होती है फ्रॉम डाटाबेस, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें सबसे पहले एक रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम NRDBMS डेटाबेस प्रोग्राम हमें चाहिए होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट असेस है, एसक्यूएल सर्वर है और माई एसक्यूएल है। ओके, और हमने सर्वर साइड पे कुछ लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, जैसे कि PHP है, ASP है। इसके बाद हमें एसक्यूएल का यूज करना होता है जब हमने डाटा गेट करना होता है हमारे अपने डेटाबेस में से, और उसके बाद हमें HTML और CSS चाहिए होती है ताकि हम अपने जो पेज है, जो हमारी वेबसाइट का पेज है, उसको हम क्या कर सकें, स्टाइल कर सकें। तो ये चार चीजें हमें जरूरी चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, इसमें माइक्रोसॉफ्ट असेस भी यूज हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर, जैसे कि ये मैंने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया है, ये भी यूज हो सकता है, और माई एसक्यूएल भी यूज हो सकता है। और इनके अलावा हमें क्या चाहिए होती है, PHP और ASP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए होती हैं। उसके बाद हमें एसक्यूएल चाहिए होता है। एसक्यूएल, ये जो एसक्यूएल हम जिसकी स्टेटमेंट्स लगा के, ये जिस तरह ये एक स्टेटमेंट लगी हुई है, इस स्टेटमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, अपने डाटाबेस से जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट असेस का या एसक्यूएल सर्वर का या माई एसक्यूएल का जो भी डाटाबेस हमने यूज़ किया है, उसके ऊपर ये हम एसक्यूएल की कमांड्स लगा के डाटाबेस से डाटा एक्सेस करते हैं और उसको हम अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं। और आखिरी चीज़, हमने अपने जो हमारे डाटाबेस से जो डाटा हमने एक्सेस किया है उसको वेल प्रेजेंट करने के लिए अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर हमें क्या चाहिए होता है, HTML और CSS चाहिए होती है ताकि हम अपने पेज को स्टाइल कर सकें। जो रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है RDBMS, वो क्या है कि ये बेसिस है एसक्यूएल के लिए, फॉर एसक्यूएल के लिए बेसिस है। एंड फॉर ऑल जो जितने भी मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम हैं, जैसे कि MS SQL है, माइक्रोसॉफ्ट SQL है, इसके बाद IBM का DB2 है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है और माइक्रोसॉफ्ट असेस है, ये इन तमाम के लिए जो रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इन तमाम के लिए क्या है, बेसिस है रैशनल डेटाबेस एसक्यूएल। ओके, और डाटा जो रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, टेबल्स कहते हैं। ओके, सो द डाटा इन रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड टेबल्स। ओके, और टेबल क्या होता है, टेबल एक कलेक्शन है रिलेटेड डाटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। रिलेटेड डाटा एंट्रीज होती हैं। टेबल क्या चीज होता है, टेबल में कॉलम और रोज होती हैं, और उन कॉलम और रोज में क्या होती हैं, कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि आपस में रिलेट कर रही होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक हमारे पास टेबल है, तो इसमें कुछ एंट्रीज हैं जो कि आपस में रिलेट कर रही हैं। हमारे पास कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नेम है, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट टाइटल है, एड्रेस है, सिटी है, रीजन है उसका, पोस्टल कोड है, कंट्री है, फोन है, फैक्स है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, टेबल है। इसमें कुछ कॉलम्स हैं, ये देख सकते हैं, ये एक कॉलम है। ये तकरीबन हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 कॉलम्स हैं। और इसी तरह हमारे पास तकरीबन इस टाइम हमारे पास ये जो विजिबल रोज हैं वो 19 रोज हैं। ओके, सो ये कॉलम और रोज की फॉर्म में हमारे पास टेबल होता है। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और जो हर टेबल होता है वो क्या वो होता है, वो ब्रोक हुआ होता है इनटू स्मॉलर एंटिटीज कॉल्ड फील्ड्स। तो ये क्या है, ये हमारे पास फील्ड्स हैं। ये कस्टमर आईडी एक फील्ड है, हमारे पास कस्टमर नेम ये सेकंड फील्ड्स हैं। तो ये जो हमारा टेबल होता है ये ब्रोक अप हुआ होता है स्मॉल एंटिटीज में कॉल्ड फील्ड्स। अभी ये टेबल जो हमारा ब्रोक अप हुआ है, ये कितनी फील्ड्स में ब्रोक हुआ है, 11 फील्ड्स में, जिसमें ये हमारे पास कस्टमर आईडी एक फील्ड है जिसका, और उसके बाद कंपनी नेम हमारे पास सेकंड फील्ड है, इसी तरह सो ऑन हमारे पास एंड तक फोन नंबर और फैक्स, ये तमाम फील्ड्स हैं। तो हमारा टेबल इस तरह इन फील्ड्स में ब्रोक हुआ होता है। ओके, सो जो कस्टमर टेबल है, जिसमें अभी मैंने आपको बता दिया कस्टमर आईडी हमारे पास एक फील्ड है, कस्टमर कंपनी नेम हमारे पास सेकंड फील्ड है, इसी तरह हमारे पास सो ऑन। सो जो फील्ड होती है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये कॉलम है टेबल में, ये एज अ कॉलम काम कर होता है। ओके, सो फील्ड इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट इज डिजाइन टू मेंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन
अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल। ओके, सो इसका मकसद क्या होता है कि ये जो हमारे पास कॉलम है ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखे हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर। ओके, सो अब हमारे पास हमने क्या बात कर ली, फील्ड की बात कर ली कि फील्ड के पास क्या है, फील्ड एक कॉलम है जो कि डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि वो क्या करे, मेंटेन करके रखे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल। अब रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड एक हमारे पास क्या, रिकॉर्ड को हम रो भी कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक कंप्लीट जो रो है हमारे पास, ये एक रिकॉर्ड है ये हमारे पास। ओके, सो अब देख सकते हैं ये फील्ड का काम क्या है कि इसने ये पूरे के पूरी इस रो के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। ओके, स्पेसिफिक, तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है कि रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ रो और इन ईच इंडिविजुअल एंट्री डेट एग्जिस्ट इन द टेबल। तो इस टेबल में जितनी भी एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, अब देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितनी है, 91 रोज इस टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। इसका कस्टमर जो हमारे पास क्या है, ये कस्टमर टेबल है, इसमें कितनी एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, 91 एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। अब देख सकते हैं 91 रोज है हमारे पास। तो ये तमाम की तमाम रोज जो सी हैं ये जो इसकी हमारे पास फील्ड्स हैं, उन्होंने इन 91 रोज को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपने अंदर सेव करके रखा हुआ है। ओके, सो अब कॉलम जो है, इसको अगर एक और मजीद समझने के लिए, कॉलम क्या होता है, कॉलम हमारे पास एक वर्टिकल एंट्री है टेबल में दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फील्ड इन द टेबल। ओके, सो ये क्या है हमारे पास, कॉलम क्या है, ये वर्टिकल फॉर्म में है, वर्टिकल एंटिटी है, जबकि रो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एंट्री है टेबल में। तो ये रो क्या है, हॉरिजॉन्टल एंट्री है, इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और जबकि जो कॉलम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फील्ड कहते हैं। ओके, उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। ओके, सो अब हम एसक्यूएल के सिंटैक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसक्यूएल का सिंटैक्स क्या है, डेटाबेस टेबल्स क्या है। अब डेटाबेस मोस्ट ऑफन कंटेन वन और मोर टेबल्स, एक और एक से ज्यादा टेबल्स हो सकते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ विंड हमारे पास डेटाबेस है, तो इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल टेबल्स हैं। हमने सिर्फ फिलहाल ये एक टेबल अपने सामने ओपन किया हुआ है जो कि क्या है, कस्टमर्स का टेबल है। ओके, सो ईच जो टेबल होता है, हर टेबल वो आइडेंटिफाई होता है बाय अ नेम। जैसे कि ये कस्टमर नेम है एक टेबल का, इसमें कैटेगरीज का टेबल है, एम्प्लॉइज का टेबल है। तो हर टेबल का क्या होता है, एक अपना नाम होता है, और टेबल कंटेन क्या करता है, वो रिकॉर्ड्स करता है। और रिकॉर्ड्स क्या होती हैं, रोज होती हैं विद डाटा। ओके, सो हर टेबल का एक यूनिक नाम होता है, और हर टेबल क्या कंटेन करता है, रिकॉर्ड्स कंटेन करता है। क्योंकि मैंने कहा है रोज को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं, और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं। ओके, सो हमने क्या किया हुआ है, ये एक किसका टेबल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, कस्टमर्स का टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें आपको डिफरेंट फील्ड्स नजर आ रही हैं और कुछ रिकॉर्ड्स आपके सामने 19 रिकॉर्ड्स। इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो सारे के सारे रिकॉर्ड आपको 91 रिकॉर्ड इसमें शो होंगे। तो इस टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 91 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जो एक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे पास एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के जरिए इन टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे कि सपोज कर लें कि ये जो फॉलोइंग, अभी मैं जो यहाँ पे ये सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगी हुई है, ये सिलेक्ट टॉप 1000, इस स्टेटमेंट को मैं अगर और सिंपल तरीके से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट टैरिक फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, और मैं इस अपनी स्टेटमेंट को क्या करता हूं, इस स्टेटमेंट को मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट करता हूं, क्योंकि ये भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे सेमीकोलन से मैंने इसको क्यों टर्मिनेट किया है, ताकि हमारी इससे अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी सीक्वेंस में चल सके। तो सेमीकोलन क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, इससे पता लगता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट ने भी हमारी वही सेम काम किया है, इसने भी 91 की 91 रोज हमें ला कर दे दिए। ओके, सो हम क्या करते हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज की है, ये क्या दिखाएगी, ये एसक्यूएल की स्टेटमेंट है और इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये हमें शो कर देगी। ओके, सो हम में डिफरेंट किस्म की, बेसिकली ये हमारा जो लेक्चर रहेंगे इसके एसक्यूएल के वाले से, हम इसमें क्या देखेंगे, हम डिफरेंट एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स देखेंगे जिनके जरिए हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इन नॉर्थ विंड के डिफरेंट टेबल्स के ऊपर। ओके, सो कीप इन माइंड दैट एसक्यूएल जो कीवर्ड्स हैं, ये जो जिस तरह ये एसक्यूएल के कीवर्ड, ये सिलेक्ट एक कीवर्ड है, फ्रॉम एक कीवर्ड है, ये क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप इनको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, आप इनको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिखूं तो तब भी आप देखें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, सिलेक्ट टैरिक फ्रॉम
कस्टमर। ये क्यूरी भी हमारी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये भी मुझे सेम रिजल्ट ही ला के देगी। तो जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप इनको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, आप इनको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप इनको, मैं अगर सिलेक्ट को स्मॉल में लिखूं और इसको कैपिटल में भी लिख दूं तो तब भी मुझे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है, कीप इन माइंड है। और उसके बाद सेमी कॉलन, ये जो सेमी कॉलन आफ्टर एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये जो मैंने सेमी कॉलन यूज किया है, जो सम डेटाबेसेस हैं वो रिक्वायर करते हैं सेमी कॉलन को एट द एंड ऑफ ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट। कुछ डेटाबेसेस क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं सेमी कॉलन को एट द एंड ऑफ ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट। सेमी कॉलन बेसिकली होता क्या है, ये स्टैंडर्ड वे है टू सेपरेट एसक्यूएल स्टेटमेंट इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज किए हैं तो एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से अलग करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज करते हैं, क्योंकि सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे यूज होता है। यहाँ पे पता लग जाता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड हो रही है और इससे आगे अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, वो इसके साथ नहीं है। ओके, सो और ये हमें क्या देती है, सेमी कॉलन से मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब इसके आगे हमने अगर एक और एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखी है तो वो क्या होगी, वो सेम ऑर्डर में फिर वो क्या होती जाएंगी, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके आगे हमने कोई और स्टेटमेंट लिखी है, सपोज कर ले हमने लिखा है सिलेक्ट कस्टमर आईडी, तो हमारी क्या है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होंगी। पहले हमारी ये सिलेक्ट स्टैटिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हमारी कौन सी, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो सेमी कॉलन अच्छी चीज होती है ताकि ये स्टेटमेंट इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जिस सीक्वेंस में आप इनको एग्जीक्यूट करवाना। ओके, सो हम जितने भी ये ट्यूटोरियल्स करेंगे एसक्यूएल सर्वर के हवाले से, उनके एंड में हम सेमी कॉलन को लाजमी करेंगे। ओके, सो जो अब अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ है, पहले हमारी इसी सीक्वेंस में ये पहली स्टेटमेंट ये रन हुई है और उसने हमें ये टेबल सामने शो कर दिया। और उसके बाद हमारी ये जो सेकंड है जिसमें हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमें इस कस्टमर टेबल से सिर्फ कस्टमर आईडी ला के दो, तो उसने हमारी ये जो सेकंड टेबल बना है हमारे पास, उसमें सिर्फ हमारे पास क्या आ गई, कस्टमर आईडीज आ गई। और हमारी ये सेकंड टेबल सेकंड हमारी स्टेटमेंट ने, एसक्यूएल स्टेटमेंट ने हमें कस्टमर आईडीज लाकर शो करवा दी हैं। ओके, सो जो कुछ इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे कमांड्स हैं, वो सबसे पहली कमांड जो हम देखते हैं, ये जो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास सिलेक्ट की कमांड है। ओके, सो मैं इनको कमेंट करके वन बाय वन तमाम कमांड्स को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट की कमांड है। ओके, ये क्या करती है, ये एक्सट्रैक्ट करती है डाटा को फ्रॉम अ डाटाबेस, एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। उसके बाद हमारी कमांड है अपडेट। ये कमांड क्या करती है, अपडेट्स डाटा इन अ डाटाबेस। उसके बाद हमारे पास डिलीट की कमांड है। ये क्या करती है, डिलीट्स करती है डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। उसके बाद हमारे पास कमांड है इंसर्ट इनटू। ये हमारी कमांड क्या करती है, ये इंसर्ट करती है न्यू डाटा को इनटू अ डाटाबेस। सो इंसर्ट्स न्यू डाटा इनटू अ डाटाबेस। इसके बाद हमारे पास है क्रिएट डाटाबेस। जो क्रिएट डाटाबेस की कमांड है, जैसे कि नाम कमांड से जाहिर है कि ये क्रिएट करती है अ न्यू डाटाबेस, सो क्रिएट्स अ न्यू डाटाबेस। इसके बाद हमारे पास कमांड है अल्टर डाटाबेस। ये क्या करती है कि ये मॉडिफाई करती है हमारे डेटाबेस को। जिस भी डेटाबेस पे हम इस कमांड को यूज करेंगे, हम इस कमांड को उस डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे। तो मॉडिफाइज आर डेटाबेस। इसके बाद हमारे पास है क्रिएट टेबल की कमांड। ये कमांड क्या करती है, ये क्रिएट करती है एक न्यू टेबल, क्रिएट्स अ न्यू टेबल। इसके बाद हमारे पास है अल्टर टेबल की कमांड। जिस तरह मॉडिफाइज अ डेटाबेस अल्टर डेटाबेस की कमांड है, इस तरह अल्टर टेबल की कमांड क्या करती है, मॉडिफाइज अ टेबल। इसके बाद हमारे पास है ड्रॉप टेबल की कमांड। ये कमांड क्या करती है, डिलीट्स अ टेबल। अगर पूरे कंप्लीट टेबल को हमने डिलीट करना है अपने डेटाबेस में, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल की कमांड यूज करेंगे। सो डिलीट अ टेबल। बाद हमारे पास लास्ट कमांड यूज होती है क्रिएट टेबल, सॉरी क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स की कमांड क्या करती है, क्रिएट करती है इंडेक्सेस को। ओके, सो क्रिएट्स एंड इंडेक्स। इंडेक्स अभी हम देखेंगे कि इंडेक्स क्या चीज होती है, ये एक सर्च की है। और लास्ट में हमारे पास ड्रॉप इंडेक्स की कमांड है। ये कमांड क्या करती है, ये इंडेक्स को डिलीट करने के लिए, इंडेक्सेस को डिलीट करने के लिए यूज होती है। ड्रॉप इंडेक्स, डिलीट एंड इंडेक्स। तो ये कुछ पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स थी, इनका आपको पता होना जरूरी था। सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, क्रिएट डाटाबेस, अल्टर डाटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट इंडेक्स और ड्रॉप इंडेक्स। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने ये तमाम की तमाम इन कमांड्स को हम वन बाय वन अपने एसक्यूएल में अप्लाई करेंगे, एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, एसक्यूएल सर्वर के टेबल्स के ऊपर।
तो सबसे पहले हम एसक्यूएल सिलेक्ट की कमांड देखते हैं। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो किस तरह से हमारे पास काम करती है। जो एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो एसक्यूएल हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये किस लिए यूज की जाती है, जैसे कि यहाँ पे कि एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस और सिलेक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। ओके, सिलेक्ट कमांड को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए या डाटाबेस में से डाटे को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो जो डाटा, अब ये सिलेक्ट जो कमांड है, ये देख सकते हैं आपने, इसने हमें टेबल्स ला के दिए हैं। डाटा जो हमें यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है वो टेबल की फॉर्म में हो रहा है। उसकी कुछ देख सकते हैं आप, फील्ड्स हैं और हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। फील्ड्स हैं सबसे पहले और उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, ब्रोकअप हुए हैं रिकॉर्ड्स हमारे फील्ड। ओके, सो ये फील्ड्स के नाम है हमारे पास, कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, ओके, और सो ऑन, फोन और फैक्स। तो ये देखें, ये टेबल की फॉर्म में इस सिलेक्ट स्टेटमेंट, जब हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट चलाई थी तो उसने हमें टेबल की फॉर्म में डाटा ला के दिया था। तो ये जो डाटा हमें ला के देती है, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, जो डाटा रिटर्न करती है, जो हमें डाटाबेस से डाटा फेच करके देती है, वो एक रिजल्ट टेबल में स्टोर होता है। वो स्टोर कहां पे होता है? एक रिजल्ट टेबल में, जिसको हम क्या कहते हैं? रिजल्ट सेट कहते हैं। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब सिलेक्ट का सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट का सिंटैक्स हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी हम जो थोड़ी देर पहले क्यूरी रन की थी, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। सिलेक्ट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है, हमारे पास यहाँ पे, इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो सिलेक्ट का कीवर्ड यूज होता है, इसके आगे हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ओके, सो जो कॉलम हमने फेच करने होते, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कस्टमर आईडी का कॉलम फेच किया था, तो हम कॉलम्स नेम, अगर हमने सिंगल कॉलम फेच करना है या जितने भी कॉलम्स फेच करने हैं, तो हमने क्या देना पड़ेगा? उन कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे। सो हमारे पास क्या हो गया? कॉलम 1 कोमा सेपरेटेड, कॉलम 2, ओके, इसी तरह सो ऑन। हम कोमा डाल के जितने मर्जी कॉलम देना चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, और अब इसको, इन कॉलम्स को हमने कहाँ से गेट करना होता है? किसी टेबल में से गेट करना होता है। तो उसके लिए हम फ्रॉम का कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसको हम कौन से टेबल से गेट करना है। और आगे हमारे पास क्या होता है? टेबल का नाम होता है। ओके, और इसके आगे सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट का कीवर्ड, इसके आगे जिन कॉलम्स को हमने डाटाबेस में से फेच करना है, उन कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। जितने मर्जी कॉलम्स आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसमें आपने कोमा सेपरेट उनको रखना होता है। उसके बाद आपने वही कॉलम लिखने होते हैं जो इस टेबल, जिसमें फ्रॉम का कीवर्ड और उन कॉलम्स को आपने कौन से टेबल में से फेच करना है, उस टेबल का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि आप उन्हीं कॉलम्स के नाम रखेंगे जो कि ये जो फील्ड्स हैं। कॉलम्स का मतलब क्या है? ये जो फील्ड्स नेम है, ये जो कस्टमर आईडी है, कंपनी नेम, फील्ड नेम्स हैं, ये कॉलम्स ही है ना, ये कॉलम्स हैं, इनको हम फील्ड्स कहते हैं। और इन फील्ड्स के ये नाम है, कस्टमर आईडी, कंपनी। इन फील्ड, अब कॉलम के आपने नाम वही यूज करने होते हैं जो उस टेबल में मौजूद होते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा नाम यूज करेंगे जिस टेबल में से आप डाटा फर्च कर रहे हैं, वो कॉलम का नाम उस टेबल में मौजूद नहीं होगा, तो आपको एरर आ जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया था, जिस तरह हम कस्टमर का डाटाबेस, ये हमारे पास एक क्या है, कस्टमर, एक हमारे पास नॉर्थ विंड डाटाबेस है जिसमें एक कस्टमर का टेबल है। तो इसको हम सैंपल टेबल के तौर पे यूज करते हैं और इसमें से कुछ रिकॉर्ड फेच करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसी सिलेक्ट स्टेटमेंट को अप्लाई करता हूं अपने इस कस्टमर्स के डाटाबेस के ऊपर, सॉरी, कस्टमर के टेबल्स के ऊपर, कस्टमर्स टेबल के ऊपर। तो हमने किस तरह से इसको लिखना है? सबसे पहले हमने लिखना है सिलेक्ट। ओके, और हमारे पास कॉलम का नाम क्या है? हमारे पास कॉलम का नाम, अगर आप कस्टमर्स टेबल में से फेच करना चाह रहे हैं तो इसके कॉलम के नाम ये आपको शो हो रहे हैं। अगर आपको नहीं यहाँ से भी देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके डिज़ाइन में जाएं और यहाँ पे आपको तमाम के तमाम कॉलम्स नेम शो हो रहे होंगे। दोबारा से देख लें। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो आप यहाँ पे जाएं और डिज़ाइन में जाएं, कस्टमर के राइट क्लिक करें और डिज़ाइन में, तो आपको तमाम के तमाम नाम, कंपनी नेम, कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, ये तमाम के तमाम कॉलम्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, या फील्ड नेम्स शो हो रहे होंगे। ओके, फील्ड नेम्स, कॉलम, ये तमाम एक। ओके, सो हम क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं? कस्टमर, जो हमारे पास कस्टमर टेबल है, जो कि नॉर्थ विंड का एक टेबल है, उसमें से हम कस्टमर नेम को ओके, कस्टमर नेम को फेच करना चाह रहे हैं। अगर कस्टमर नेम उसमें देखें, अब ये कस्टमर नेम मैंने यहाँ पे यूज किया और उसके बाद मैं यूज किया सिटी, यूज कोमा सेपरेट किया और सिटी, ये दो थे। और उसके बाद हम इसको कहाँ से लेना चाह रहे हैं? हमने ये दो कॉलम यूज कर लिए और यहाँ से हम लेना कहाँ से चाह रहे हैं? फ्रॉम। अब टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम क्या है? कस्टमर्स। ओके, सो कस्टमर से लेना चाह रहे हैं तो यू कस्टमर्स, ये यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ गया और इसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली वो ये है कि जो कस्टमर्स टेबल है
उसमें हमारे पास ये जो मैंने फील्ड नेम यूज किया है कस्टमर नेम, ये इसमें मौजूद नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं इसमें जस्ट कस्टमर आईडी है, कस्टमर कंपनी नेम है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कंपनी नेम है और मैं यूज कर रहा हूँ कस्टमर नेम। तो ये क्या देख सकते हैं, ये एरर आ गया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो आप कॉलम्स फेच करना चाह रहे होते हैं वो ही कॉलम का नाम लिखना है जो इस टेबल में वो कॉलम्स मौजूद हैं। जैसे कि अब कस्टमर्स टेबल में कस्टमर नेम का कॉलम या कस्टमर नेम फील्ड मौजूद नहीं है, तो आप इसमें ये आपको एरर आ गया, इनवैलिड कॉलम नेम कस्टमर नेम। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, कंपनी नेम यूज कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये हमें ऑटोमेटिकली शो हो गया कि कंपनी नेम ये कस्टमर जो टेबल है इसमें मौजूद है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा एरर भी रिमूव हो गया। और अब हम क्या करते हैं, हम अपनी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो एग्जीक्यूट करते हैं हम स्टेटमेंट को। तो आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर जो टेबल है उसमें से जो कस्टमर नेम और सिटी दो कॉलम्स फैच हुए हैं, और ये दो कॉलम्स में उसमें जितनी भी रिकॉर्ड्स थे हमारे पास रोज की फॉर्म में 91 रोज थे, 91 के 91 रोज हमारे पास फैच होके आ गए हैं। ओके, सो ये तो हमने दो कॉलम्स को फैच किया है। अगर आप एसक्यूएल स्टेटमेंट ऐसी यूज करना चाहते हैं जिसके जरिए आप सारे के सारे कॉलम्स उसके फेच कर लें, तो उसके लिए सिंपल आप क्या यूज करेंगे, आप सिलेक्ट स्टैटिक की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक किस लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सिंपल अगर आप स्टैटिक यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये तमाम के तमाम कॉलम्स को, तमाम के तमाम फील्ड्स को ये हमारे सामने फैच करके ले आएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने तमाम की तमाम फील्ड्स को फैच करके हमारे सामने ले आया है। तो अगर आप किसी भी टेबल की तमाम फील्ड्स को फैच करके लेके आना चाहते हैं तो आपने स्टैटिक का सिंबल यूज कर लिया। ओके, अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट को देख रहे हैं। तो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के हवाले से हमारे साथ सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एक सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट भी है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट है वो यूज होती है टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यू या डिस्टेंट वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। टेबल में से हमने देखना है कि सिर्फ जैसे कि ये आप देख सकते हैं मैक्सिको दो दफा आया हुआ है। तो ये क्या हुई, ये हमारे पास सेम डुप्लीकेशन हुई हुई है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज कि हमें किसी भी फील्ड की या पूरी की टेबल में से जो डिस्टिंक्ट वैल्यू जो डुप्लीकेट नहीं है, सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज, वो अगर हम फैच करना चाह रहे हैं तो वो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए फैच करते हैं। ओके, सो इनसाइड अ टेबल अ कॉलम ऑफन कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यूज एंड समटाइम्स यू ओनली वांट टू लिस्ट द डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो उनको हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज होता है। वो होता क्या है कि उसमें ये हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है और इसके आगे हम एक डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज कर लेते हैं, DISTINCT। सिंपल इस कीवर्ड को हम यूज करते हैं। आगे सेम कॉलम्स, जिन कॉलम्स को आप फैच करना चाहते हैं, और आगे फॉर का कीवर्ड और उसके आगे टेबल का नेम और एंड में सेमीकोलन टर्मिनेटर। तो ये डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड है ये हमें जब यूज करेंगे तो हमें ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज इस टेबल में से, जिस भी टेबल के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे वो ला के देगा। ओके, सो हम डेमो के तौर पे देख लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल था, ये कस्टमर्स का ही टेबल है, और इसमें हम सिंपल जब हमने स्टैटिक यूज किया तो इसने क्या किया, हमें सेम वैल्यूज तमाम के तमाम, बेशक वो डुप्लीकेट हैं या वो डुप्लीकेट नहीं है, वो वैल्यूज हमें ला के दे दी। या हम इसमें से सिर्फ एक कंट्री जो हमारे पास ये जो कंट्री है इसका, ये कंट्री वाला कॉलम, इसको हम फैच करते हैं और इसमें आप देखें डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास हैं। तो पहले सिंपल हम फैच करते हैं डिस्टिंक्ट के बगैर। तो हमें ये क्या करेगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये तमाम की तमाम 91 की 91 वैल्यूज हमें ला के दे देगा जो कि इस टेबल में मौजूद है। ये इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्सिको हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। ओके, इस तरह हमारे पास ये जर्मनी, यहाँ पे भी है जर्मनी। तो तमाम की तमाम जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो भी ये हमें ला के दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें से सिर्फ क्या करें, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो हम फैच करें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल यहाँ पे कंट्री हमारे पास फील्ड जो नेम है वो कंट्री ही यूज करेंगे, और इसके पीछे हम क्या डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज कर लेंगे। ओके, सो अब हमने ये डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज कर लिया। अब हम इस स्टेटमेंट को रन करते हैं और देखते हैं हमारी क्या फर्क पड़ता है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देख सकते हैं अब जस्ट मुझे 21 रोज रिटर्न हुई हैं जो कि डिस्टेंस हैं। तमाम जो हमारे पास डुप्लीकेट रोज थी वो खत्म हो चुकी हैं। देखें मैक्सिको हमारे पास अब सिंगल ही शो हो रहा है। तो 91 से हमारा डाटा मिनिमाइज होकर किधर आ गया है, 21 रोज पे आ गया है। हमारे पास जो 21 रिकॉर्ड्स थे वो ही रिटर्न हुए हैं 91 की बजाय। ओके, तो इसलिए
ये जो डिस्टिंक्ट का जो हमारे पास कीवर्ड है, ये हमें क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू हमें हमारे टेबल में से फेच करके देता है। ओके, सो अब हम देखना चाहते हैं कि कितनी हमें, अगर हम काउंट करना चाहें, वैसे तो यहाँ पे हमारे पास 21 रोज शो हो रहा है, लेकिन हम स्टेटमेंट के थ्रू काउंट करना चाहें कि हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आई हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है, हमारे पास उसके लिए काउंट का कीवर्ड यूज होता है। ओके, तो ये जो अभी मैं स्टेटमेंट लिखने जाऊंगा, ये क्या करेगा, ये जो डिस्टिंक्ट हमारे पास कस्टमर्स में से जो कंट्रीज हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज, वो हमें फेच करके ला के देगा और कहेगा कि उनका काउंट बताएगा कि वो कितनी वैल्यूज हैं। ओके, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक उसका सिंटेक्स क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम काउंट यूज करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से काउंट काउंट का कीवर्ड यूज करते हैं, और उसको जो हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज कॉलम्स गेट कर रहे हैं उनको हम सिंपली रैप कर देते हैं पैरेंथेसिस में, काउंट के आगे पैरेंथेसिस करते हैं, और जिन डिस्टिंक्ट वैल्यूज को हम लेके आना चाह रहे हैं, उनका काउंट करना चाह रहे हैं, उनको हम काउंट के आगे पैरेंथेसिस लगा के उसमें उनको हम रैप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डिस्टिंक्ट कंट्रीज को मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं काउंट का कीवर्ड यूज करूंगा। ओके, और इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली रैप कर दूंगा डिस्टिंक्ट कंट्रीज। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा कि कितनी नंबर ऑफ काउंट्स मिला है डिस्टिंक्ट वैल्यूज का। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने क्या रिजल्ट आया, 21, जो कि यहाँ पे भी शो हो रहा था लास्ट टाइम 21 रोज। तो उसने बता दिया है, इसने काउंट करके बता दिया, इस काउंट के कीवर्ड ने, कि हमारे पास 21 डिस्टिंक्ट कस्टमर्स की रिकॉर्ड मौजूद है। ओके, अब इसी एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ये तो सिंपल है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एसेस का जो डेटाबेस है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी जो स्टेटमेंट है इसको मॉडिफाई करना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। हम क्या कहेंगे कि हम काउंट कर रहे हैं, हम काउंट क्या करते हैं, तमाम का तमाम स्टैरिक को काउंट करते हैं। स्टैरिक क्या करता है, तमाम के तमाम को काउंट करेगा। जैसे कि अगर हम काउंट स्टैरिक लगाएं इस कस्टमर्स के ऊपर, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये 91, जैसे कि हमने देखा था 91 रोज थी हमारे कस्टमर्स के टेबल में, तो 91 रिकॉर्ड्स मौजूद थे, तो 91 इसने हमें रिटर्न कर दिया। अगर अब हम अगर माइक्रोसॉफ्ट असेस में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट असेस में क्या यूज होता है, ये जो मैंने पिछली स्टेटमेंट यूज की थी, ये स्टेटमेंट माइक्रोसॉफ्ट असेस में काम नहीं करती है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होता है कि हम कहते हैं कि हम कस्टमर्स में से सिलेक्ट डिस्टेंस, ये सेम चीज, इसको काउंट को हम यहां से हटा देंगे, और मुझे इस कंट्री में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज ला के दो। ओके, ये जो कस्टमर्स का टेबल है उसमें से मुझे जो डिस्टिंक्ट कंट्रीज हैं वो ला के दो। ओके, और हमने इसको अब क्या करना होगा, हम इसके ऊपर एक और स्टेटमेंट यूज करेंगे सिलेक्ट, और हम कहेंगे काउंट स्टैरिक। ओके, एज डिस्टिंक्ट कंट्रीज, और हम क्या करेंगे, हम सिंपली फ्रॉम, और हम रैप किसको करेंगे, इस सारे को रैप करेंगे फ्रॉम के अंदर। ओके, और एंड में हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, तो ये हमारा क्या करेगा कि ये हमें तमाम की तमाम जो डिस्टिंक्ट, हम यहां से डिस्टिंक्ट वैल्यूज गेट कर लेंगे, और इन डिस्टिंक्ट वैल्यूज के जरिए हम क्या कर लेंगे, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी उनका हम काउंट इस सिलेक्ट क्यूरी के जरिए कर लेंगे। तो हमारे पास जो टेबल बनेगा वो डिस्टिंक्ट कंट्रीज के जो फील्ड आएगी, जो टॉप पे नाम आएगा, देखेंगे नो कॉलम नेम शो कर रहा है। तो एज डिस्टिंक्ट कंट्रीज का मतलब ये है कि ये जो आप रिकॉर्ड लेके आओगे, इसका ऊपर आपने नाम लिखना है, ये जो नो कॉलम नेम की जगह आप क्या लिखा जाएगा, डिस्टिंक्ट कंट्रीज। ओके, तो फ्रेंड्स अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट असेस की कमांड है, तो ये कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगी। ये आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगी, इनकरेक्ट सेंटेंस। ये देख सकते हैं हमारे पास क्या है, इनवैलिड। तो यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन भी लगाएं तो फिर भी हमें ये क्या कह रहा है, ये इनवैलिड, क्योंकि ये हमारे पास कमांड क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं है, एक्सपेक्टिंग एज फॉर पॉथ आईडी और कोटेड आईडी। सो ये यहाँ पे हमारे पास काम नहीं करती है कमांड, ये माइक्रोसॉफ्ट असेस में आपके लिए काम करेगी। तो मैंने सिंपल क्या बताना था कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट असेस में इसी कमांड को यूज़ करना है, ये जो हमने एसक्यूएल सर्वर में कमांड यूज़ की थी, तो उसके लिए आपको ये तमाम की तमाम कमांड चेंज करनी पड़ेगी। ओके, सो मैं उसी कमांड को अपनी वापस ले आता हूँ, जिसमें ये देखें, ये मेरे पास कमांड थी, और इस कमांड में मैं क्या कर रहा था, ये मेरी कमांड थी। यहाँ पे आप सिंपल इस कमांड को इस तरह से लिख सकते हैं, काउंट कर लें डिस्टिंक्ट कंट्रीज को, तो वो आपको उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन अगर आपने इसी कमांड को यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट असेस में, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम फर्दर वेयर क्लॉज को, एंड और नॉट को डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सर्वर में।